हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये है दिल्ली पुलिस स्पेशल मॉक टेस्ट नंबर 15 दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आपको दिन के 2 मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 100 का टारगेट डेफिनेटली पूरा हो। 3 भी देंगे दिन के मॉक टेस्ट, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो दोस्तों। और ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। यहाँ पे आपको जीके मिल रही है, कंप्यूटर मिल रहा है, रीजनिंग, मैथ, ओवरऑल जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर हम मॉक टेस्ट आपको करवा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए, अपने जो साथी हैं, अपने जो फ्रेंड हैं, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को यहां से जोड़िए दोस्तों। ठीक है, अगर एक भी बच्चा यहां से सिलेक्शन लेके जाता है केवल प्रैक्टिस के आधार पे, तो हमारे लिए वही बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, आपकी सफलता में हम बस थोड़ा सा सहयोग करना चाहते हैं, इसी उम्मीद से हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। सबसे पहले रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ और जीके। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, रीजनिंग का है, रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये। 202 फिर स्पेस है, फिर 020 है, फिर स्पेस सफेद 20, यानी मैं लिख लेता हूं इसको 202 स्पेस 020 स्पेस स्पेस 20 स्पेस 0 स्पेस है दोस्तों। तो ये रिपीटेड सीरीज का सवाल है। सेम फॉर्मूला अपनाएंगे जो हम अपनाते थे। सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग करने से पहले लेटर काउंट करेंगे। 4, 8, 12 और 3 15। अगर लेटर 15 है तो पहले ग्रुपिंग कितने की दोस्तों? 3 3 की। तो 1 2 3 4 और 5। पहला लेटर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो जाहिर सी बात है यहां भी पहला लेटर 2 आएगा, यहां भी पहला लेटर 2 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लेटर यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो यहां भी 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब एक चीज आप गौर कीजिए, ये 200 है, ये भी 200 है, ये भी 200 है, दिख रहा है। 200 200 200, वो भी अल्टरनेटिव। पहले, तीसरे और पांचवें में 200 है, जबकि ये और ये समान हो सकते हैं। ये 2 0, ये भी 2 0 है, तो बीच में क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। 200 220, 200 220, 200 220। बात आ गई समझ में? तो हमने फिल किया है यहां पे 2 0 2 2 और लास्ट में 0 और फिल किया है, तो 20 220। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। समीकरण दे रखी है, 836 316 112, फिर है 213 क्वेश्चन मार्क 420। अब कह रहा है कि दिए गए समीकरण में एक ही नियम के अनुसार, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन नहीं है, एक ही नियम के अनुसार है, उसी नियम के अनुसार छोटी संख्या बताइए। तो इन दोनों का योग करें या इन दोनों का अंतर करें तो ये नहीं आता, इन दोनों का योग करें ये भी नहीं आता। ठीक है, तो जोड़ का तो यहां पे कोई रूल है नहीं, ना ये कोई स्क्वायर है, ना इन तीनों को जोड़ने से कोई स्क्वायर बनेगा, ना ही क्यूब बनेगा। तो क्या रूल हो सकता है दोस्तों यहां पे बताइए जरा? 36 16 12, तो 16 और 12 28 होते हैं, 36 नहीं बनेगा। 8 3 नहीं, कोई रूल नहीं है। अच्छा, 8 3 11, 6 17, 6 3 और 1 10, 4 योग भी बराबर नहीं है, गुणा कर दे गुणा भी बराबर नहीं आएगा। तो क्या रूल है दोस्तों यहां पे? मैंने आपको बहुत ज्यादा बार समझाया है कि जब कोई भी रूल ना लगे, मल्टीपल का, भाग का, जितना भी आपको रूल आता है वो लगा लीजिए। कोई भी रूल ना लगे तो केवल एक रूल बचता है, कौन सा? भाजकता का नियम। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए ये तीनों ही संख्याएं किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही होंगी। एक बात तो तय है, तीनों ही संख्याएं यहां पे सम नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पे तीनों संख्याएं सम नहीं है, ये पहली विषम संख्या है। ठीक है, तो ये फिर कौन सा रूल है?
तो भाज्यता का नियम चेक करेंगे। 16 7 112, यानी ये संख्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 7 चौक 28 और 3, ये 7 से नहीं कटेगी। 16 11 6 कोई 5 नहीं, ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे 7 से तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये 4 से जा रही है। देखो 4 से करें तो 4 दूनी 8, 0 4 निम 36, यहां पे 4 7 28 बचेगा 3, 4 निम 36, यहां पे 4 दूनी 8, 4 अंठे 32, यानी ये तीनों ही संख्याएं 4 से पूरी पूरी भाग जा रही हैं। अब यहां पे देखिए 4 से तो नहीं जाएगी, लेकिन ये संख्या 3 से भाग जा रही है, ये संख्या भी 3 से भाग जा रही है, तो यहां पे भी वो संख्या आएगी जो 3 से पूरी पूरी भाग जाएगी। तो ऑप्शन में देखें यहां पे, तो भाई संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए, तो 8 से 14 3 17 ऑप्शन है, तो आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी 268 6 2 8 8 ये भी नहीं होगा, 2 2 4 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे कोई भी आंसर सही मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये संख्या तो 3 से भाग जा रही है, ये संख्या भी 3 से भाग जा रही है, लेकिन ऑप्शन में देखें 368 नहीं जाएगा, 220 नहीं जाएगा, 211 नहीं जाएगा, ठीक है, 268 भी नहीं जाएगा, शायद 211 की जगह 201 रहा होगा, तब तो ये संख्या चली जाएगी। यानी ये सवाल क्या है, गलत दे रखा है, यहां पे गलत सवाल है। ठीक है, तो यहां पे एक गलत सवाल है दोस्तों। इसकी अगर ये एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आएगा जहां पे कोई रूल लागू नहीं होता, अब ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल है और जो गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी पेनल्टी आपको मिल जाएगी, यानी आपको बोनस मिल जाएगा। अगला सवाल है, ए बी का भाई है, तो ए भाई है किसका, भाई बी का। भाई है मेल पर्सन, वर्ग का निशान किसका, भाई बी का। बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, मेल फीमेल अपनी मर्जी से कुछ भी सिंबल नहीं देंगे। सी ए का पिता है, सी का पिता कौन है दोस्तों, ए है, तो पिता है मेल पर्सन, वर्ग का निशान। डी सी की बहन है, डी है वो बहन है किसकी दोस्तों, सी की। तो एक बात बताइए, डी है वो ए की क्या लगती है, बुआ, पिता की बहन बुआ लगती है। ई है वो डी की माता है, ई माता है किसकी दोस्तों, डी की। तो एक बात बताइए, ई माता है किसकी, सी की भी। तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, जो बी है ये ई की क्या लगती है या लगता है, इसका तो जेंडर हमें क्लियर नहीं है। तो जो बी है वो ई के पुत्र का पुत्री है या पुत्र की पुत्री है। तो पुत्र का या तो पोता हो सकता है, पर नाती नहीं होगी। ठीक है, देखो ये जो ए और बी है ना, ये दोनों पुत्र हैं सी के, और सी की माता है ई, तो ई के पुत्र की पुत्री है ये, जबकि यहां पे ऑप्शन गलत दे रखा है दोस्तों। यहां पे देखो, देखो मेरे बेटा है, उसकी पुत्री मेरी क्या लगेगी, पोती लगेगी, लड़का होगा तो पोता लगेगा। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं पर नातिन और नातिन, ये तो हम मेरी पुत्री का पुत्र है वो दोइता लगता है, जिसे हम नाती और नातिन कहते हैं। तो यहां पे कुछ ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर आएगा, नातिन। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि 684 जो है वो है 132, 970 है वो 546, तो कह रहा है कि 478 प्लस में 609 क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जैसे 6 को 1 लिखा हुआ है, 8 को 3 लिखा हुआ है, 4 को 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार 9 को 5 लिखा है, 7 को 4 लिखा है और 0 को 6 लिखा है। तो सेम फॉर्मूला, 4 को क्या लिखा है दोस्तों, 2, तो यहां पे 2 आएगा इसकी जगह। 7 को क्या लिखा है, 4, तो यहां पे 4 आएगा। 8 की जगह क्या है, 3, तो यहां पे 3, प्लस 6 की जगह क्या है दोस्तों, 6 की जगह है 1, 0 की जगह क्या है 6, 9 की जगह क्या है, अच्छा गलत कर दिया कि, इनको आप ऐसे लिख लो, 684 जो है इसको लिखा है 132, तो 1 3 2, और दूसरा है 970, इसको लिखा है 546। तो देखिए
4 को लिखा है कितना 2, 7 को लिखा है 4, 8 को लिखा है 3, 9 को लिखा है 5, तो यहां पे 5 आएगा। 6 को, ये 6 है तो इसको 1 लिखा है, तो 1 लिख दिया हमने। 0 की जगह क्या है, 0 की जगह 6 है, तो सही है। अब इनको जोड़ दो तो आएगा 5 3 8, 6 4 10, 408। तो सवाल का जो आंसर बनेगा 408, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जिस लेटर के जो कोडिंग है वही कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन कर देंगे। अगला सवाल है दोस्तों, यहां पे 8 16 32 दे रखा है, 9 18 36 है, 10 20 का आपको कारण पूछा है। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर मैं पहले को यहां पे बना दूं, 8 है, 16 है और ये 32 है, तो ये 32 जो है 8 का तो 4 गुना है और 16 का 2 गुना है, तो लास्ट वाले में 10 का 4 गुना क्या आएगा दोस्तों 40। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 40 है वो 10 का तो 4 गुना है और 20 का डबल है। अगला सवाल देखिए, यहां पे दे रखा है 18 6 3 324, यहां पे दे रखा है 15 5 4 300 और यहां पे दे रखा है 11 8 क्वेश्चन मार्क और यहां पे 528। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 18 गुणा में 3 54 गुणा में 6 324 होता है, यानी इन तीनों का मल्टीपल। 15 चौके 60, 60 गुणा में 4, सॉरी 15 5 75 गुणा में 4 300 होता है। तो 11 8 88, 88 का कितने में गुणा करें कि 528 आ जाए, तो x का मान निकाल देंगे। 11 8 88, 11 चौक 44, 88 6। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, यहां पे सार्थक क्रम बताना है। कह रहा है कि बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई और अस्पताल। तो भाई सबसे पहले तो हमारे पास कोई बच्चा होगा, बच्चे को बीमारी लगेगी, फिर हम अस्पताल लेके जाएंगे। या ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चे को बीमारी लगेगी फिर डॉक्टर घर पे आएगा वो उसको अस्पताल लेके जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चा, यानी नंबर 1 सबसे पहले होगा। बच्चे को लगेगी बीमारी यानी नंबर 3, फिर बीमारी होते ही हम अस्पताल में लेके जाएंगे। 1 3 5, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर। ठीक है, अगला सवाल है आरोही क्रम में लिखना है संख्याओं को। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 8,64,000 है, 8,42,000 है, 8,25,000 है, 8,34,000, 8,52। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 8,25,000, यानी नंबर 3 सबसे पहले, फिर आएगी 8 लाख आपकी 34,000, 4 फिर 3 के बाद 4, केवल ऑप्शन सी में दे रखा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वेन डायग्राम दे रखा है। ग्रामीण लोग हैं वर्ग में हैं, ट्रायंगल में शहरी लोग हैं, आयत है जो छोटा सा उसमें भ्रष्ट लोग हैं और सर्कल में राजनीतिक हैं। आपको बताना है उन लोगों को कितने शहरी लोग हैं जो राजनीति की पहचान कीजिए। निम्नलिखित वेन आरेख में शहरी लोगों में से राजनीतिकों की पहचान कीजिए जो भ्रष्ट हैं। हमें ग्रामीण नहीं चाहिए, हमें वो शहरी राजनीति चाहिए जो भ्रष्ट हैं। तो ग्रामीण में तो कोई कॉमन नंबर आना ही नहीं चाहिए। 10 नंबर है वो देखिए भ्रष्ट नहीं है, बात आ रही समझ में, जो आपको 10 दिख रहा है वो भ्रष्ट नहीं है। यहां पे एक ही नंबर है 9, शहरी भी है, राजनीति भी है, भ्रष्ट भी है, ग्रामीण नहीं है। तो सवाल का आंसर कितना जाएगा 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कुछ नहीं है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली, DELHI, दिल्ली को लिखा है 53,541 और उसी सांकेतिक भाषा में कलकत्ता को लिखा हुआ है 825 896 62। और आपसे पूछा उसी सांकेतिक भाषा में कालीकट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सी के लिए क्या है 8, ए के लिए 2 है, एल के लिए यहां पे 5 है, आई के लिए देखिए यहां पे 1 है, सी के लिए 8 है, यू के लिए यहां पे 9 है, टी के लिए यहां पे 6 है। तो यही कोडिंग हो जाएगी 825 1896, यानी कि ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है।
कह रहा है कि गाजर खाद्य वनस्पति। तो दोस्तों गाजर क्या है, एक वनस्पति तो है। आप कहेंगे सर गाजर तो एक सब्जी है। अरे तो सब्जी भी तो किसका पार्ट है, वनस्पति का ही तो पार्ट है। तो यहां पे गाजर क्या है दोस्तों, वनस्पति है। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, जितनी भी वनस्पति है ना वो सारी की सारी क्या है, खाद्य है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बनेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। नई शिक्षा जो नीति लगाई है वो शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। ये कथन है, स्टेटमेंट है। पूर्व अनुमान यानी अंजम्पशन, पूर्व अनुमान होता है कि किसी कार्रवाई को करने से पहले लगाया गया कोई भी अनुमान है वो पूर्व अनुमान लगाया जाता है। कि भाई किसी ने स्टेटमेंट दिया होगा तो क्या सोचकर ये दिया होगा, बात आ रही समझ में। नई शिक्षा नीति है वो शिक्षा प्रणाली में संशोधन क्यों करना चाहती है। नंबर 1 है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग नहीं है, और वही बात नंबर 1 पूर्व अनुमान में कही गई है। तो नंबर 1 तो यहां पे बिल्कुल क्या है, सही है। कह रहे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों की जरूरत है। भाई परिवर्तनों की जरूरत है तभी तो संशोधन करने की बात की गई है। तो यहां पे नंबर 2 भी क्या है, सही है। दोनों ही कथन निहित हैं, तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आ जाएगा। 1 और 2 दोनों ही पूर्व अनुमान कथन में, वक्तव्य में अंतर्निहित हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। अगला है ये सिलोगिज्म का कुछ क्वेश्चन है। सभी छकड़े कार हैं, जितने भी छकड़े हैं सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, कार हैं। अच्छा जी, सभी कार क्या हैं, गाड़ियां हैं। अच्छा जी, अब देखिए, कह रहा है कि सभी छकड़े गाड़ी हैं। भाई सभी छकड़े कार हैं, सभी कार गाड़ियां हैं, तो सभी छकड़े भी क्या हैं, गाड़ियां हैं। तो बिल्कुल सही है। सभी गाड़ियां छकड़ी है, नहीं भाई सभी गाड़ियां नहीं, कुछ गाड़ियां छकड़े हो सकते हैं। तो नंबर 2 यहां पे गलत है, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, यानी ऑप्शन ए सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, डाइस की 4 आकृतियां दे रखी हैं। सबसे पहले तो आप डाइस देखिए, सामान्य है या मानक है। तो अगर हमारी नजर जाती है ऑप्शन डी पर, जो 4 नंबर डायग्राम दे रखा है उसमें 6 और 1 योग, 6 और 1 कितना होता है, 7, और 7 का मतलब क्या है, सामान्य पासा। पूछा है 3 के विपरीत क्या आएगा। तो अगर हम देखें, मैं यहां पे पहला और दूसरा ही डाइस बनाऊंगा। यहां पे दे रखा है 5 4 6। नंबर 2 आकृति देखें, यहां पे क्या है, यहां पे है 3 5 6। तो हम देख रहे हैं 5 और 6 यहां भी कॉमन है, 5 और 6 यहां भी कॉमन है। जब किसी पासे की 2 आकृतियों में 2 नंबर कॉमन हो तो बचा हुआ एक एक नंबर एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 3। तो सवाल पूछा है 3 का विपरीत क्या जाएगा, 4। ऑप्शन बी। अगला सवाल, अब अगला सवाल यहां पे नॉन वर्बल का है। पहला ट्राइंगल है, दूसरे में क्या हुआ, ट्राइंगल को भागों में बांट दिया, समान भागों में। पहली लाइन ऐसे है, फिर ऐसे है, और ये ऐसे है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सर्कल को भी डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ऐसे, ऐसे और ऐसे, और ऐसे दिया है केवल ऑप्शन सी में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल यहां पे कह रहा है कि लुप्त संख्या अक्षर या आकृति को बताइए। अगले 3 क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर के हैं, तो बताइए। तो सबसे पहला सवाल है DFI, फिर है यहां पे KMP, और यहां पे बताना है। तो देखो D से K हुआ कितना बड़ा, 7 बड़ा। 6 से 13 हुआ, ये भी 7 बड़ा। 9 से 16 हुआ, ये भी 7 बड़ा। तो आगे 7 बढ़ा देंगे, तो 11 से 7 18, पहला लेटर R आएगा। 13 और 7 20, दूसरा T आएगा।
16 और 7 23, तो डब्ल्यू, RTW इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखें तो दे रखा है 1, फिर 2 है, फिर 4 है, 3, 9, 4, 16 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो अगर देखें दोस्तों तो ये तो 1 का स्क्वायर है, ये है 2 का स्क्वायर, ये आपको नजर आ रहा है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है एक कॉलम छोड़ के यहां पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, तो ये तो यहां पे 25 आएगा, यानी लास्ट वाले में 25 भरा जाएगा, तो केवल ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। वैसे भी देखें तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और यहां पे क्या जाएगा 5। हम ये भी कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए 9, 27 है, 31 है, 155 है, 161 है और क्वेश्चन मार्क है। तो जाहिर नजर आ रहा है कि 9 का जो 3 गुणा है वो 27 होता है। 27 से 31 कैसे बना होगा दोस्तों, गुणा में प्लस में 4, गुणा 3 प्लस 4, गुणा 5 प्लस 6, ऐसे चला हुआ है, एक बार गुणा एक बार प्लस, गुणा प्लस। देखो गुणा 3 27 आया, फिर 4 जोड़ दिया 31 होगा, 31 का गुणा 5 में 155, फिर 6 जोड़ा, अब आएगा गुणा 7, यहां पे प्लस हो चुका था गुणा में 7, तो 7 एकम 7, 7 6 की 42, असल पाई 4, 7 एकम 7 11, 1125 सवाल का आंसर 1127 सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्लास लुप्त संख्या यहां पे निकाल दी है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो संबंध यहां पे 2, 10, 58 का है, वैसा ही संबंध दिए गए 4 ऑप्शनों में से किसी एक सेट में है, तो वही आपको निकालना है, उसी को पहचानना है। तो दोस्तों 2, 10, 58 में क्या है दोस्तों ऐसा नियम, तो पहला तो यह है कि तीनों ही संख्याएं सम हैं। अच्छा, तीनों ही संख्याएं किसी एक नंबर से मल्टीपल हैं, नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो दूसरी संख्या ये पहले की 5 गुणी है, पहले आप ये रूल लगाइए, तो 5 गुणा केवल ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए को ध्यान से देखें तो 4 है, 20 है और 56 है, तो ये भी तीनों संख्याएं सम है, और दूसरी संख्या पहले की 5 गुणा है, तो बिना सोचे ऑप्शन ए पर ही टिक कर दीजिए, यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, विषम को निकालना है। अब इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 55 गुणा में 5, ऑप्शन बी दे रखा है 15 गुणा में 15, ऑप्शन डी दे रखा है 5 गुणा में 45, ऑप्शन डी दे रखा है 25 गुणा में 9। देखिए हिंट तो यहां पे सीधा ही दे रखा है, 55 गुणा में 5 कीजिए, 5 5 25 अल्पाई 2, 5 5 25 और 2 27, 275 आएगा। 15 और 15 कितने होते हैं, 225 होते हैं। यहां पे देखिए 5 5 25, 520 और 2 22, 225 आएगा। यहां पे देखिए 25 नेमा 225 होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी, सी और डी का जो मल्टीपल है वो तो 225 है, जबकि ऑप्शन ए का मल्टीपल 275 है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए 275। अगला जो सवाल है नॉन वर्बल का, इसमें विषम निकालना है। पहले में चतुर्भुज है, बाहर राइट कॉर्नर में चतुर्भुज है, दूसरे में भी चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज एक प्रकार से भी, ऑप्शन डी में भी चतुर्भुज है, लेकिन अलग क्या जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पे अंदर जो ये वर्ग है जो चतुर्भुज है, और यहां पे राइट कॉर्नर में क्या बनी है दोस्तों, ट्रायंगल, जबकि बाकी तीनों में क्या है, चतुर्भुज है, तो ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहां पे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में सम्मोहन किया गया, ग्रुपिंग की गई है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही ग्रुपिंग को दर्शाता है। तो देखिए जरा क्या ग्रुपिंग आएगी, तो यहां पे ऑप्शन का सहारा ही ले लेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे। जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है 1 2 7, तो भाई एक को देखें तो एक तो ये है u, 2 को देखें तो इस प्रकार से है, और 7 को देखें तो इस प्रकार से है। कुछ जमा नहीं काम दोस्तों, ये और ये तो सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है यहां पे अलग है, तो ये तो यहां पे बनेगा नहीं।
ऑप्शन बी सी डी। तो यहां पे 179 को ध्यान से देखें तो बिल्कुल सही है। 1 7 9 तीनों ही इस प्रकार की आकृतियां हैं, ये तो बिल्कुल सही है 1 7 9 तो। अच्छा जी 2 5 8, तो 2 ये है 5 नहीं, देखो 2 में तो ये है, 2 तो ये है, लेकिन 5 है वो एम के जैसी है, तो हमें तो इस प्रकार से आंसर चाहिए। तो ऑप्शन डी को देखिए आप, 1 7 9 बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है 3 5 8, तो 3 5 8 में जो आकृतियां हैं वो इस प्रकार से हैं, या तो जेड है इस प्रकार से या फिर एम है, और ये आखिरी दे रखा है 246। तो 246 में देखें 2 4 6, तो 2 में ये दोहरी है, 4 में क्या है सर्कल है, ये दोहरा है, और 6 में देखें तो ट्राइंगल के डबल है। तो यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी और डी आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन 258 की जगह 358 होगा, 346 की जगह 246 होगा, यानी ऑप्शन डी ही सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहां पे है एनालॉजी सादृश्यता का। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यथार्थ का संबंध प्रामाणिक से है। तो भाई यथार्थ का जो पर्यायवाची बनता है वो प्रामाणिक से बनता है, जो चीज प्रूव है वही यथार्थ है। तो आप मुझे बताइए मरीचिका का संबंध किससे है? तो मरीचिका दोस्तों और कुछ नहीं है, केवल एक मन की बहम है, भ्रांति है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भ्रांति, ऑप्शन ए। अच्छा IJL है और इसका संबंध है MNP से, वही संबंध आपको बताना है कैसा है इसमें। तो IJL, तो देखो 9 है, ये 13 है, प्लस 4 है, ये 10 है, 14 है, प्लस 4 है, 12 और 4 16 प्लस 4, यानी प्रत्येक लेटर में 4 4 का गैप है। तो वही 4 4 का देखना है। तो पहले में 18 4 22, 19 और 4 25, 23 होना चाहिए, गलत है। दूसरे में 17 और 4 21, 18 और 4 22 और 20 4 24। ऑप्शन डी बी को देखे ना, QRT और UVX। तो देखो 17 और 4 21, 18 और 4 22 और 20 और 4 24। तो ये ऑप्शन बी ही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रही है, AZYB का संबंध दे रखा है CXWD से, वही संबंध आपको बताना है EVUF का किससे होगा। तो देखिए A से C हुआ +2, तो भाई E से +2 कर दो, G आ जाएगा, पहला लेटर G बिल्कुल। Z से X हुआ, ये 26 है, ये 24 है, -2, तो यहां भी -2 कर दो, T आएगा, GT। वैसे भी हम कर सकते हैं, देखो AZBY CXDW, एक बार उल्टे क्रम से, तो EVFU, तो GT, और अब आएगा GT के बाद HS, तो यहां पे H और यहां पे S, इस प्रकार से हम इनको कर देंगे। आइए दोस्तों कंप्यूटर में आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल, कह रहा है कि कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उपरोक्त सभी। दोस्तों तो आप सभी जानते हैं CPU का मतलब ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहा जाता है? किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? प्राइमरी फील्ड कहते हैं उसे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? पहला है कि रोम सूचना आसानी से अद्यतन की जा सकती है, या रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। तो दोस्तों यही है वो विशेषता जो रोम को विशेष बनाती है। ठीक है, खर्चीला तो अलग अलग है इसका, रोम का अलग अलग है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी स्थायी है, इसको बदला नहीं जा सकता और इलेक्ट्रिक पावर के बिना भी ये बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। खालिस्तान को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है, किसको दोस्तों? डाटा को। डेटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। अरे डाटा को इंफॉर्मेशन में तो बदलता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार
कोड किस सन में विकसित हुआ? तो दोस्तों सन 1948 में पहली बार कोड को विकसित किया गया। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए खालिस्तान कुंजी प्रेस कीजिए। किसी टेक्स्ट है, मान लीजिए उसको आरंभ में मूव करवाना है, उसको करना है, ट्रांसफर करना है, तो किसको दबाना पड़ेगा दोस्तों? हमें होम की को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो अगर कोई आपको स्पेशल काम करना है, विशिष्ट काम करना है, तो दोस्तों आपको कंट्रोल कुंजी के साथ किसी दूसरी कुंजी को यहां पे दबाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? यह इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए है, या स्पेस बनाने के लिए है, मदरबोर्ड को पकड़ने के लिए है, या उपरोक्त सभी दोस्तों? तो दोस्तों कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जो एक्सपेंशन लगा होता है, जो स्लॉट बना है, उसका काम है इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटरों को खालिस्तान के रूप में साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो पर्सनल कंप्यूटरों को दोस्तों नेटवर्क के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक खालिस्तान का उपयोग करते हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आप सभी जानते हैं कीबोर्ड और माउस दोनों ही क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। आइए दोस्तों मैथ सेक्शन के आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा है कि x अनुपात y बराबर है 2:3 के। तो आपको बताना है 3x प्लस में 2y बटे 9x प्लस में 5y का मान क्या होगा। तो जहां भी x की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे हम 2 रखेंगे और y की जगह हम कितना रखेंगे दोस्तों? 3 रखेंगे। तो हम रख लेते हैं 3 है, x की जगह 2 रख लेते हैं, प्लस में 2, y की जगह हम 3 रख लेते हैं। नीचे है 9, x की जगह हम 2 रख लेते हैं, प्लस में 5, y की जगह हम 3 रख लेते हैं। सोल्व करेंगे 6 आएगा, प्लस 6 आएगा 18, प्लस में 15। तो आप जानते हैं 12 प्लस में 33 यहां पे आ जाएगा दोस्तों। काटता है तो काट दीजिए, 4/11 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 और 75 विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में बैठते हैं। यानी पहले वर्ष तो परीक्षा में बैठे कितने दोस्तों? 100 विद्यार्थी। दूसरे वर्ष कितने बैठे दोस्तों? 75 विद्यार्थी। अच्छा, पहले वर्ष जो पास हुए वो थे 75%, तो 100 का 75% यानी 75 विद्यार्थी पास हुए। अच्छा, इस 75 का 60%, तो इस 75 का 60% का मतलब है कि 3 बटा देखो 20 दिया 60, 20 पंजे 100, ठीक है, यानी 45 बच्चे। तो कुल मिलाकर दोनों सालों में कितने बच्चे पास हुए हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर 120 पास हुए हैं। और टोटल विद्यार्थी दोनों सालों में कितने इसमें बैठे परीक्षा में? 175 बैठे हैं। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं। आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे 15 एकम 15 और 15 से नहीं कटेगा, 5 15 और 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। और यहां पे 5 2 10, 5 चौक 20, फिर काटेंगे 5 7 35 24, यह आएगा 480/7। तो कैलकुलेट करेंगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 68 सही 4/7% यहां पे कुल विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो औसत दर है वो कितनी है? 68 सही 4/7%। दोस्तों कुछ लोग आके मतलब ये कहते हैं कि सर पे बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहे हो। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूरे यूट्यूब पर अगर कोई मॉक टेस्ट करवा रहा है और अगर कोई क्वेश्चन उसका आपको हार्ड लगता है, कहीं भी कोई करवा रहा है, वो आप मुझे लाके दीजिए, मैं आपको 5 सेकंड के अंदर सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी कहीं भी दिल्ली पुलिस लेवल का पेपर करवा रहे हैं तो सभी ऐसा करवा रहे हैं, कहीं किसी भी चैनल पर जाके देख लीजिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत है ना तो खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। ठीक है,
ऐसा ही लेवल आएगा, सेम पेपर आएगा, पिछला पेपर। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं सर वो तो पहले वाली बात अलग थी, अब 2020 चला हुआ है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। भाई कैंडिडेट तो CHSL में भी हर साल इतने बैठते हैं, लेवल थोड़ी बदलता है। बात आ गई समझ में? थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन हार्ड आते हैं, पूरा पेपर ही हार्ड नहीं आता। वो हमारी पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बात आ रही समझ में? और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हम आसान करवा रहे हैं, तो जहां से पूरे यूट्यूब से कोई भी अगर यूट्यूबर आपको करवा रहा है मॉक टेस्ट मैथ का, जिसमें मैथ के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, वो मैथ के क्वेश्चन मुझे लाके दीजिए, मैं आपको 5 सेकंड के अंदर सोल्व करके बताऊंगा। यहां तो हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि हर बच्चा यहां पे, हम केवल आपको यहां पे प्रैक्टिस नहीं करवा रहे कि भाई ये क्वेश्चन का ये आएगा, हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि आपकी यहां पे तैयारी, थोड़ी सी प्रिपरेशन भी हो रही है। बात आ रही समझ में? ये क्वेश्चन जब आपके दिमाग से चल रहे हैं, पूरे के पूरे सोल्व हो रहे हैं, तो ये आपको एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है दोस्तों। बात आ गई समझ में? ट्रिक का इस्तेमाल तो सवाल में कर ही लेंगे हम, ट्रिक तो लगा ही लेंगे, ट्रिक का मतलब थोड़ी है। बात है कंसेप्ट की। अगर सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो कोई बच्चा इसमें घबराएगा नहीं। बात आएगी समझ में? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, इसलिए हम आराम से करवाते हैं, डिटेल से। ठीक है ना? ट्रिक हमारे पास भी है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों ने तो प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा व्यय किए गए औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितना खर्चा किया? तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैं लिख लेता हूं व्यक्ति, यहां पे मैं लिखता हूं औसत खर्च, और यहां पे मैं लिखता हूं कुल खर्च। मान लेते हैं सभी 6 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति व्यक्ति x रुपए खर्च किए, तो कुल मिलाकर कितना खर्च किया होगा दोस्तों? 6x क्या होगा? अब करें कि इन 6 में से तो 5 ने तो प्रति व्यक्ति 32 रुपए खर्च कर दिए, 5 ने प्रति व्यक्ति 32 रुपए खर्च किए, तो कुल मिलाकर इन 5 लोगों ने कितना खर्च कर दिया दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 160 रुपए। यस और नो? अब जो छठा एक व्यक्ति है ना, उसने क्या किया? सभी के औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्च किए, यानी x प्लस में 80 ज्यादा खर्च किए। तो यहां पे x प्लस में 80 खर्च किए दोस्तों। अब एक बात बताइए, ये 6x है, क्या ये इन दोनों के योग के बराबर नहीं है क्या? अरे 5 और 6 कुल मिलाकर इनका हमने एक बार ही लिख लिया, तो इन दोनों के योग के बराबर ये है। तो हम लिख रहे हैं 6x बराबर है 160 प्लस में x प्लस में 80। ये x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा ये 5x, इधर 80 60 में जुड़ेगा, तो हो जाएगा 240। x का मान निकालेंगे, 520 5 अंठे 40, तो आप 6 गुणा में x की जगह 48 कर दीजिए, ये आ जाएगा 288 रुपए। तो इन लोगों ने कुल मिलाकर 288 रुपए अपने भोजन पर खर्च किए हैं दोस्तों। ठीक है? अब देखो इस सवाल में अगर आगे इस प्रकार का हार्ड सवाल भी आएगा तो आप उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ऐसे हमने समझा दिया। और इस सवाल को सोल्व करने में मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए यहां पे टाइम लगता है। ठीक है? जब डायरेक्ट आप सोल्व करेंगे भी 6 का x 6x लिखेंगे आप, ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है ना, ये लिखेंगे आप। ठीक है? और डायरेक्ट सोल्व करेंगे। बात आ रही समझ में? 5 सेकंड से ऊपर तो लगना ही नहीं है किसी सवाल में। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सेव के मूल्य में 15% की कमी हो जाने से एक खरीदार जो है 240 रुपए में 2 किलो सेव ज्यादा खरीद पा रहा है। तो सेवों का प्रति किलोग्राम नया मूल्य क्या है? तो रेट निकालने का डायरेक्ट सूत्र है, जो रेट है, जो मूल्य है, वो निकालने का डायरेक्ट सूत्र है, यहां पे आएगा कमी बटे 100, कमी हो या वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों? बटे 100 गुणा में मूल्य बटे मात्रा रख दीजिए। कितने की कमी हुई है? 15% की, बटे कितना? 100, कितने रुपए में? 240 रुपए में। कितना खरीद रहा है? 2 किलो। कर दो कैलकुलेट, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 12, यहां से कटेगा 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 6 बार, कितना जाएगा? 18 रुपए। ठीक है? तो ये आ जाएगा इसका 18 रुपए। ठीक है? पुराना पूछे तो 15/75 आएगा, यहां पे 100 माइनस कमी करनी पड़ेगी, तो 15/75 गुणा में 240/2, तो पुराना भी आ जाएगा। ठीक है? अब बताओ, इसमें मैंने आपको सूत्र लिख के बताया है, अगर मैं सूत्र नहीं लिखता तो इस सवाल में कितना टाइम लगता है आप खुद ही बताइए। ठीक है? अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है
तो 16,000 रुपए का 9 माह का 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो दर दे रखी है ये आपको दे रखी है 20% वार्षिक, लेकिन जो साहूकार है वो ये कह रहा है कि भाई प्रति 3 महीने पर मैं हिसाब किताब करूंगा, हर 3 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज है वो कैलकुलेट होगा। तो एक बात बताइए, दर है 20% पूरे वर्ष की और मेरे से ब्याज लिया जा रहा है हर 3 महीने पर, तो मैं 20% का ब्याज क्यों दूंगा। 20% का ब्याज तो पूरे साल के अंत में बनेगा ना, लेकिन साहूकार कह रहा है कि मैं तो 3 महीने पे ही आपका ब्याज कलेक्ट करूंगा, तो भाई मैं भी 20% पर ब्याज नहीं दूंगा, मैं भी 3 महीने की दर के अनुसार ही ब्याज दूंगा दोस्तों। तो अगर यहां पे 20% वार्षिक है तो त्रैमासिक, जो यहां पे त्रैमासिक दर बनेगी वो कितनी बनेगी, तो हर 3 महीने की दर आपको निकालनी है। तो साल में 4 यहां पे टुकड़े बन जाते हैं। त्रैमासिक कितनी होती है, साल में 4 होती हैं, तो इस 20 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी दर यहां पे कितनी होगी 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि पहली तिमाही में अगर प्रिंसिपल 20 था तो कुल मिलाकर राशि बनेगी 21। 20 से 21, 1 का ब्याज 20, राशि 1 का ब्याज कितनी 21। दूसरी तिमाही की शुरुआत में अगर प्रिंसिपल 20 रुपए है तो दूसरी तिमाही के अंत में जो अमाउंट बनेगा वो 21 हो जाएगा। तीसरी तिमाही की शुरुआत में अगर मूलधन 20 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 3 तिमाही पर ही 9 महीने हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं अगर प्रिंसिपल का यूनिट यहां पे 8,000 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 9261। ये आपका मूलधन है, ये आपका टोटल मिश्र धन है, तो ये क्या है दोस्तों सीआई, कितना आएगा 1261। अच्छा, आपको दे क्या रखा है 8,000 का मान, ये दे रखा है 16,000 के बराबर, तो 1 का मान कितना आएगा 2, तो हम ऐसा सीआई निकालना, इसका 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 1 कम 2, 2 6 की 12, सलपाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 कम 2, 2522 रुपए यहां पे क्या जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। 2522 रुपए सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 13/48 किसका मान है। तो एक बात तो तय है कि जो 13/48 है, जो 13 है वो तो छोटी सी संख्या से बना होगा, तो 16 से तो बनेगा तो बहुत बड़ी संख्या बनती चली जाएगी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाता है। हम ट्राई करते हैं ऑप्शन डी पर, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/3 प्लस में 1/1 प्लस में 1/2 प्लस 1/4। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9/4 आएगा, यहां पे आएगा ये 9/4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, 9 1 कम 9 और 4 13, ये हो जाएगा 13/4, 13/9। अब ये 9 है, ये आपका वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 13 3 39 और 9 कितना दोस्तों 13 3 39 और 9 कितना 48, ठीक है। तो यहां 1 के नीचे आएगा 48/13। अब आप जानते हैं 1 के नीचे 48/13 है तो हो जाएगा 13/48, तो ऑप्शन डी ही साल का आंसर आएगा। आपको पता है 13/48 यानी ऊपर है ये 13 एक छोटी सी संख्या है। ऑप्शन ए में नीचे 16 दे रखा है, बी में 8 दे रखा है, सी में 8 दे रखा है। इनको जब आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो बड़ी संख्याएं बनती चली जाएंगी, इसलिए छोटे से शुरुआत करनी चाहिए एप्स में ऑप्शन का सहारा लेके। तो हमने डायरेक्ट पहले ऑप्शन डी को ही चेक किया क्योंकि नीचे 4 था और हमने देखा कि ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आप बताइए कितना टाइम इसमें लगा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि ए और बी की जो वार्षिक आय है, ए और बी हैं, उनकी जो आय है उसका जो अनुपात है वो है 4:3। कह रहा है कि उनकी व्यय का जो अनुपात है वो है 3:2। यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 4 रुपए कमाता है, 3 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी कर रहा है दोस्तों 1 यूनिट की। इधर इसको देखें
तो ये भी 3 रुपए कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, तो ये भी कितना बचा रहा है दोस्तों? 1 रुपए। सवाल के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए कमा रहा है, बचा रहा है। तो 1 यूनिट का मान 6 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 गुणा में 600 यानी 2400। ए की आय 2400 और बी की आय 1800। 2400 में से 1800 खर्च कर रहा है तो 600 बचा रहा है। 1800 में से 1200 खर्च कर रहा है तो 600 बचा रहा है। यस और नो? तो ए की आय आपसे पूछे कितनी आ जाएगी? 2400 रुपए। अगर बी की पूछी होती तो कितनी आ जाती? 1800 रुपए। अगर एक का खर्चा पूछा होता तो कितना जाता? 1800 रुपए। बी का खर्चा 1200 रुपए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में भाई? 12 दिन में। बी और सी उसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। सी और ए मिलकर उसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में। तो सबसे पहले हमारा दैनिक काम हम कर लेते हैं। समय कार्य में जो करते हैं एलसीएम लेते हैं 60, टोटल वर्क। यहां पे हम निकालेंगे कार्य क्षमता। तो 60 काम ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? 5 काम। 60 काम बी और सी मिलकर 20 दिन में करते हैं, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे। इसी प्रकार सी और एक 4 काम कर रहे होंगे। अब यहां पे आप निकालेंगे तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो यहां से हम निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दोस्तों? 6। कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां पे जो समय लगेगा, समय का सूत्र होता है कुल कार्य बटे कुल कार्य क्षमता। तो भाई टोटल काम है 60, तीनों की कुल मिलाकर कार्य क्षमता 6 है, तो समय लगेगा यहां पे 10 दिन का। ठीक है दोस्तों, समय कार्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसी प्रकार का बनेगा, या फिर काम जो छोड़कर जाते हैं वहां से बनेगा, या मैन और वुमेन वाला बन जाएगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। बात आ रही समझ में? देखो आपके एग्जाम में 15 ही तो क्वेश्चन आने हैं मैथ के, और मैथ में टॉपिक अगर ओवरऑल देखा जाए तो 150 से ज्यादा है, तो कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा? तो 15 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई से बन जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके समय कार्य, नाव धारा, समय दूरी और नल और पाइप से बन जाएंगे। कितने हो गए? 8 हो गए। 4 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेंगे, जिसमें सर्ट्स, इंडाइसिस, घातांक करनी भी आ जाएगी, भाजकता नियम भी आ जाएगा, एचसीएफ, एलसीएम भी आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन पूछ लेगा। कितने हो गए? 12 हो गए। 2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से देखने को मिलेंगे। कितने हो गए? 14 हो गए। और 1 क्वेश्चन आपको रेशियो या एवरेज से, या इन प्रकार के जो बीच में टॉपिक है मिक्सर से आ जाएगा, आयु संबंधित आ जाएगा। बात आ रही समझ में? या सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बन जाएगा। बात आ गई समझ में? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो तैयारी को कीजिए बिल्कुल मोटिवेट तरीके से, पॉजिटिव तरीके से तैयारी करनी है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सुफिशिएंट है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बिलीव कीजिए। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। हम आपको हार्ड क्वेश्चन करवा के डराना नहीं चाहते, हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आप देखते पेपर को सॉल्व करो, आपको मैथ एक हलवा लगे वहां पे। इस प्रकार से हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको गुमराह करते हैं, जो बेवकूफ बनाते हैं, उनसे दूर रहिए। हमारा मकसद ओरिएंट क्वेश्चन करवाना है, चाहे वो आसान आएगा या हार्ड आएगा, जो एग्जाम लेवल है वही आपको करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब ये यहां पे क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, और रूट के अंदर संख्याएं हैं, तो मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं एक बार। √2 यहां पे है 2 प्लस में √3, यहां पे बटे में है √3, ब्रैकेट में √3 प्लस में 1, गुणा में है, ऐसा लग रहा है कि इसका हर का परमेकरण ही कर दिया है। यहां पे रूट नहीं है, 2 - √3,
बटे है √3 ब्रैकेट √3 -1, ये है दोस्तों। अब इसका आपसे हल पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं √2 को थोड़ा देर भुला देता हूं तो ये मुझे क्या नजर आ रहा है, a² - b² बराबर होता है a + b, a - b। क्या ये SI फॉर्मेट है क्या, a + b a - b। इधर नीचे भी ये दोनों सेम ही है, ये भी सेम फॉर्मेट पे है, तो कुछ नहीं करना, आप पहले इसको कैलकुलेट कीजिए। √2 का √2 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा गुणा। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो इसको मैं रख सकता हूं केवल इतना 2 की पावर 2 माइनस √3 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना बनेगा 4 और ये कितना बनेगा 3, ठीक है। तो गुणा में 4 - 3, ठीक है, यही तो आएगा, बटे सेम फॉर्मेट √3 कितना आएगा 3 आ जाएगा गुणा। अब आप जानते हैं √3 का इस प्रकार से रखेंगे तो आएगा 3 - 1, आप जानते हैं ये हो जाएगा 2 गुणा में 1 बटे 3 गुणा में 2, ठीक है। तो आप यहां पे बिल्कुल सही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सवाल का जो आंसर आएगा 1/3। ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/3 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, केवल दिखावा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 2 कार एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और दोनों परस्पर लंब राजमार्गों पे चलती हैं। उनकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 सेकंड में उनके द्वारा बीच दूरी कितनी हो जाएगी। 2 कार है, यहां से एक कार जाती है ऐसे और एक कार जाती है ऐसे, दोनों एक दूसरे के लंब मार्गों पे जाती हैं दोस्तों। ये जो कार है इसकी जो स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों के बीच में 15 सेकंड के बाद दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये आपको डिस्टेंस आपको यहां पे ये निकालनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए, अगर ये 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 ये स्पीड आ जाएगी। 15 सेकंड में कितना जाएगी दोस्तों, तो आप कैलकुलेट करेंगे, 18 तो नहीं 36, तो आएगी 150 मीटर, ये तो जाएगी 150 मीटर। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 गुणा में 5/18 गुणा में 15, ठीक है। तो ये आपकी जाएगी, देखिए 6 × 18 6 × 48 और 3 × 5 = 15, 200 मीटर। ये कितनी जाएगी दोस्तों, 200 मीटर, ठीक है। अब ये दूरी 200 मीटर की है, ये 150 मीटर की, आपको एक प्रकार से कर्ण निकालना है ये। तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, 200 का स्क्वायर प्लस में 150 का स्क्वायर, तो आएगा 40,000 प्लस में 225 के फिर 2 बिंदु भाई, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 0, तो आएगा आपका 625 और 2 0। अब आपको बताइए इसका मान निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, लेकिन मुझे अगर कर्ण ही निकालना है तो इसका रूट करना पड़ेगा। तो रूट करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 250, तो दूरी हो जाएगी 250 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 250 मीटर की यहां पे दूरी है दोस्तों, ठीक है। आसान सवाल है, कुछ नहीं है, लेकिन जो बच्चा होगा ना वो ये देखेगा नहीं सवाल को कि लंब में जा रहा है कैसे जा रहा है, वो गलत करके आ जाएगा। वो दोनों की दूरी को जोड़ेगा, स्पीड को जोड़ेगा, विपरीत दिशा में चल रही है बोला और गुणा में 15 कर देगा, और वो ऑप्शन भी मिलेगा, सवाल में ऑप्शन भी मिलेगा और गलत करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 13:11 है। तो देखिए दोस्तों, बॉय हैं और गर्ल्स हैं, 13:11। तो मैं इनकी संख्या निकाल लेता हूं, 13 और 11 24 यूनिट बराबर है 504 के, तो एक का मान आएगा 24 2 21, तो 21 63 असल पाई 6, 21 कम 21 और 6 27, 11 1 कम 11 1 11 2 22 और 1 23, ये इनकी संख्या है।
कह रहा है कि 3 लड़कियां और आगे, तो लड़कियां ये 273 है और ये हो जाएंगी 234। अब इनका मान निकाल देंगे। तो देखो 3 से कटेगा 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 24। अब ये कहां से कटेगा 13, 13 7 91, 13 6 78। तो 7:6 है वो नया अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे जैसे सवाल में दे रखा था वैसे वैसे हमने कर लिया दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो भाई इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब इसमें 2-2% को रख लीजिए, फिर तीसरी के साथ कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले हम निकाल देते हैं भाई 30% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो 30 प्लस में 20 माइनस 600/100, तो 50 माइनस 6 बराबर कितना आएगा दोस्तों 44%। अब इस 44 को रख लीजिए 10% के साथ, तो 44 प्लस में 10 माइनस 410/100, तो आएगा 54, 54 माइनस 4.40। ठीक है, तो 54 में आप पहले 4.40 नहीं, 54 में 5 घटाइए, कितना आएगा 49.6, 49.6% आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, 2-2% को एक तरीका और है, आप इसको सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। भाई 30% का मतलब होता है 3/10, 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10 दोस्तों। तो 10 रुपए वाली वस्तु 3 के डिस्काउंट पे कितने में जाएगी 7 में, 5 वाली कितने में जाएगी 1 के डिस्काउंट पे 4 में, 10 वाली कितने में जाएगी 9 में। अब देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये तो आएगा इधर 250, इधर आएगा आपका 126। ठीक है, अब ये डिस्काउंट कितने का है 124 का, 124 का डिस्काउंट है 250 पर, तो 100 पर कितना कैलकुलेट करेंगे 49.6% ही यहां पे आएगा दोस्तों। तो एक तो ये तरीका है, ये तरीका है, कोई सा भी तरीका आप अपना लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आंसर हमेशा सेम ही आएगा 49.6। डिपेंड आप पे करता है कि कौन सा तरीका आपके दिमाग में क्लिक करता है, कौन सा एग्जाम पॉइंट टाइम में आपके दिमाग में आता है, वही तरीका आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल और बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है, वहां पे अच्छे अच्छों का दिमाग नहीं चलता। अगला देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है। वो कह रहा है कि हर वस्तु को मैं 10% के डिस्काउंट पर बेच रहा हूं, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करके अंकित मूल्य लगा रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। 3 चीजें हैं, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, एक कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और एक सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 100 रुपए। तो ये दुकानदार क्या कर रहा है, अंकित मूल्य जो है ना इस क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर रहा है। तो कितना अंकित कर रहा है दोस्तों 120। अब वो क्या कर रहा है 120 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 10% के डिस्काउंट पर बेच रहा है, यानी 120 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 90% में बेच रहा है। तो कितने में बेच रहा है दोस्तों 108 रुपए में। फाइनली 100 रुपए वाली वस्तु 108 में बिकी है, तो लाभ कितना है दोस्तों 8% का। ठीक है, और यही सवाल में हमसे पूछा है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि धातु के एक ठोस लंबवर्तीय शंकु जिनमें प्रत्येक के आधार की, तो धातु का जो ठोस लंबवर्तीय शंकु है वो इस प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, कह रहा है कि इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। इसको काटकर एक गोला बनाया गया है जिसकी जो आधार त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। यह अकेला शंकु नहीं है, इस प्रकार के कुछ और शंकु हैं जिनमें प्रत्येक की आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला बनाया गया है। तो ऐसे कितने शंकुओं को
पिघलाया गया होगा, यह आपको निकालना है। तो मान लेते हैं शंकुओं की संख्या, शंकु की संख्या बराबर n। अब आप जानते हैं यहां पे जब इनको पिघला के गोला बनाया गया है तो शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम बराबर होगा किसके दोस्तों, गोले के वॉल्यूम के। लेकिन इसमें हम n का भी मल्टीपल करेंगे क्योंकि सभी शंकुओं का वॉल्यूम बराबर होगा जितने भी पिघला के जाएंगे, यस और नो। तो मैं कह सकता हूं n गुणा में 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इधर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर दोस्तों, पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से भी पाई कैंसिल हो गया, इधर आएगा n गुणा में आर स्क्वायर यानी 3 का 2 गुणा में हाइट कितनी है 4 बराबर, इधर है 4 गुणा में आर का क्यूब यानी 6 का क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, n का जो मान आएगा वो आएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे 3 गुणा में 3, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 3 से काटेंगे 2, 24 आएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है 24, ठीक है 8 या 24 आएगा यहां पे। तो 24 शंकु यहां पे पिघलाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। या आप इसमें डायरेक्ट कर लीजिए, इसमें रख के फिर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो यहां पे 3 चीजों की बात हो रही है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक दुकानदार है 100 रुपए अंकित वाली वस्तु को 10% के डिस्काउंट पे बेचता है, 90 रुपए में। किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर दोस्तों 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा दोस्तों, 75 रुपए। अब कह रहे कि वस्तु का अंकित मूल्य है ना वो 800 रुपए है, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो अगर 100 का 8 गुणा 800 है तो 75 का 8 गुणा कितना आएगा दोस्तों, 600 रुपए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना रहा होगा, 600 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा मैथ सेक्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं जीके सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेते हैं पहला सवाल, विद्युत धारा को खालिस्तान का प्रवाह माना जाता है। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, परावैद्युत या चुंबकीय टुकड़ों का। तो दोस्तों विद्युत आवेश को, जो विद्युत धारा है उसको धनात्मक आवेश का प्रवाह माना जाता है। धारा का जो प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे धनात्मक यहां पे आवेश होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है। तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। यह हिंदू धर्म के विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों। किस मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नामक आत्मकथा लिखी है। तो आंसर आएगा दोस्तों ममता बनर्जी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बन सकता है। माई अनफॉरगेटेबल यानी ना भुला जाने सकने वाली मेमोरी, ममता बनर्जी। जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने लिखी है स्वराज। अगला क्वेश्चन है, उष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उष्मा को मापने के लिए हम कैलोरी मीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनर्जी मीटर का उपयोग दोस्तों विद्युत खपत या विद्युत भार मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा के खर्च को दोस्तों किलोवाट में हम दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पंजाबी त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो दोस्तों पंजाबी जो त्योहार है लोहड़ी, उसमें हम अग्नि की पूजा करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाने वाला त्योहार है दोस्तों, ठीक है। और ये पोह मास की अंतिम रात को मनाया जाता है। यह त्योहार पंजाब के अतिरिक्त हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों पोंगल जो त्योहार होता है, सूर्य देवता की पूजा होती है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है पोंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? तो एम.एफ. हुसैन को भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है। पाब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। पिकासो की कलाकृतियां मानव वेदना का जीवित दस्तावेज हैं। और दोस्तों जो भारत के पिकासो हैं, एम.एफ. हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों भारत माता का जो चित्र आप देखते हैं वह अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छी हाउस कीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? वर्क परमिट, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, मशीन गार्ड, खराब सुरक्षा व्यवस्था। तो अच्छी हाउस कीपिंग दोस्तों अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? तो दोस्तों 1997 में अंतरिक्ष यान जो था, अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर, आप सभी जानते हैं मंगल ग्रह पर उतरा था, ठीक है। उस यान की जो प्रारंभ है मंगल यान पर सर्वप्रथम 1972 में कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1997 में इसमें सफलता मिली। पाथफाइंडर याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके खालिस्तान को आधा करके दुगना किया जा सकता है? अगर किसी आदर्श गैस के घनत्व को मुझे दुगना करना है तो किसको आधा करना पड़ेगा दोस्तों? तो उसके परम ताप को आधा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर 1 HP कितने वाट के बराबर होती है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं 746 W के बराबर यानी वाट के बराबर होती है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। रक्त के उचित स्कंदन यानी क्लोटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त के स्कंदन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है दोस्तों? विटामिन के, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जब आप किसी कार की गति को दुगना करते हैं तो उसे रोकते समय यह खालिस्तान दुगनी अधिक दूरी तय करती है। तो जब आप दोस्तों जब किसी कार की गति को दुगना करते हैं तो इसे रोकते समय यह 4 गुना ज्यादा अधिक दूरी तय करती है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों विदेशिया, स्वांग, कर्मा, राउफ। तो दोस्तों यहां पे राउफ जो है यह जम्मू कश्मीर का जो नृत्य शैली है, ठीक है। हिकात, मंदसाज, दमाली, ये सभी भी जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। जबकि विदेशिया दोस्तों यह झारखंड का है, ठीक है। और कर्मा दोस्तों यहां पे आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और ये जो सवांग है ये संबंधित है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा से संबंधित, उत्तर प्रदेश हरियाणा में, ठीक है। सांग जिसको कहते हैं, सांग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श खालिस्तान के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो उल्लेखित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये कौन से संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। जबकि सोवियत संघ से दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, ठीक है। और आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। जर्मनी से राष्ट्रपति पर आपातकालीन अधिकार हमने लिए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो आप सभी जानते हैं गिद्धा है, ये पंजाब का लोक नृत्य है। लेजिम है दोस्तों, ये कहां का है? महाराष्ट्र का, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। जबकि बगुरुम्बा ये जो दे रखा है ये जम्मू कश्मीर का है।
मंदसाज हम पढ़ चुके हैं अभी। यक्षगान है वो कर्नाटक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, गन्ने में मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर खालिस्तान कहलाता है। बताइए दोस्तों, कुलेट, चारा, खोई या कंपोस्ट। तो दोस्तों गन्ने में जो मीठा रस निकालने के बाद जो बचा हुआ होता है ना, गन्ने का जैसे आपने जूस पिया होगा, तो जो बचा हुआ जो भाग होता है उसको हम कहते हैं फाइबर खोई, बगेस इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर सोंक के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर सोंक के जो राइटर हैं वो हैं सत्यजीत रे, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीमेंस खालिस्तान की इकाई है। तो दोस्तों सीमेंस विद्युत चालकता की इकाई है। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, जबकि दोस्तों वाट सेटेरिडियम ये दोस्तों आपकी विकिरण तीव्रता की इकाई है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सीमेंस किसकी है? विद्युत चालकता की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों दिए गए जो पदार्थ हैं इनमें लोहा, सोना, पारा और तांबा, इनमें जो सबसे अधिक घनत्व है वो है किसका? सोने का। ठीक है, और सोना सबसे अधिक अक्रियाशील धातु भी है, और सोना सर्वाधिक आघातवर्धक भी है दोस्तों। ठीक है, और सोने का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 26 है। ठीक है, और पारा तरल अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहां स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। जयपुर को ही गुलाबी शहर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है बांसुरी, तबला, मृदंग और संतूर। तो आंसर आएगा दोस्तों बांसुरी। ठीक है, जबकि प्रमुख तबला वादक उल्ला खां, जाकिर हुसैन है। मृदंग के जो प्रमुख वादक हैं वो पालधर रघु, पालघाट मणि अय्यर आदि हैं। ठीक है, और संतूर के हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव पोंगल प्राथमिक रूप से मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव थैंक्स गिविंग फेस्टिवल पोंगल प्राथमिक रूप से मनाया जाता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जबकि दोस्तों बिहार में छठ मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है, उड़ीसा में रथ यात्रा प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व प्रसिद्ध है, बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है, पुष्कर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बनते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का विचार दिया था? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का विचार दिया? तो दोस्तों संविधान सभा बनाने का जो विचार था वो एम.एन. रॉय का था। ठीक है, और दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को ही थी, जबकि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य यहां पे बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम होता है। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम होता है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शीशा। ठीक है, जिस शीशे का रैखिक विस्तार गुणांक सबसे कम है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों यहां पे आएगा दीप शिखा, निर्मला, गोदान, गबन, ये उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन दीप लिखा दोस्तों महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री
कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों चॉकलेट बनाने की जो सबसे प्रमुख सामग्री है वो है कोको, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है आइवरी कोस्ट। ठीक है, जबकि घाना के बारे में बात करें तो घाना पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश है। ठीक है, और घाना का अर्थ क्या है दोस्तों? लड़ाकू राजा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चिली किस महाद्वीप का भाग है? तो चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक भाग है दोस्तों। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को उठाना खालिस्तान कहलाता है। जैसे गर्दन को हम सीधा करवाते हैं ना, बोले यार मेरा सिर गर्दन सीधा कर दें, तो सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? ठुड्डे पर टक, कलाई में खिंचाव, फिंगर फैन, वक्सीय खिंचाव। तो इसे दोस्तों हम ठुड्डी पर टक कहते हैं, ऊकहू मर्दा मुद्रा इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं कपास की उगाई के लिए काली मिट्टी, जिसे हम रेंगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को दोस्तों करेल मिट्टी कहा जाता है, और इस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, बहुत ही उपयोगी है कपास की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए जरा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो हैं दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। चितरंजन दास को दोस्तों देशबंधु के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी का लक्ष्य भी कांग्रेस पार्टी के समान ही था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि हाल ही में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। जैसे पहली बार कब मनाया गया था? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह पहली बार 1970 में मनाया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त हुए हैं? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुदर्शनम बाबू। सुदर्शनम बाबू अमेरिका में शीर्ष विज्ञान बोर्ड के मेंबर नियुक्त हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, गूगल। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर बने हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथन आनंद जो कि शतरंज प्लेयर हैं, इन्हें भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है दोस्तों जरा बताइए। तो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो ऐप लॉन्च की है उसका नाम है किसान रथ, ऑप्शन बी। थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्बेंस साइड में, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी मिली है? यानी आपसे सीधा सवाल यह है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 कहां पर आयोजित की जाएगी? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, भारत में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म कर दी है? तो दोस्तों नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म करने का जो फैसला है वो सऊदी अरब ने लिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के नए सचिव बने हैं? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के नए सचिव दोस्तों अमित खरे को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इजराइल का पहला टोटली डिजिटल बैंक लॉन्च करने का श्रेय दोस्तों भारत की टीसीएस कंपनी को जाता है। ठीक है, वही टीसीएस जो एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं? आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद, ऑप्शन सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है, वह किस भाषा के मशहूर कवि थे? तो के.एस. निसार अहमद दोस्तों कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाह खाओ नामक चावल को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो चाह खाओ नामक चावल दोस्तों जिसे जीआई टैग मिला है यह है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर के चावल को जीआई टैग मिला है, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने की जो घोषणा है दोस्तों वो रूस ने की है, ऑप्शन बी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए किसान सभा नामक ऐप का लॉन्च किया दोस्तों। अभी हमने किसान रथ भी पढ़ा, याद रखेंगे, दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं? तो आर्थिक मामलों के नए सचिव दोस्तों तरुण बजाज को बनाया गया है, ऑप्शन सी आंसर आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये करंट अफेयर के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों वो फुटबॉल से संबंधित है। चुन्नी गोस्वामी फुटबॉलर हैं जिनका भी हाल में निधन हुआ। कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है दोस्तों? तो जीवन शक्ति योजना दोस्तों मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश की योजना है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप नामक पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देशन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देने वाला जो पहला राज्य है वो है तेलंगाना, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आपने कितना स्कोर किया और आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।